हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 10 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के सबसे पहले आर्टिकल की, तो वो सबसे पहला आर्टिकल हमारे एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है, रिलेवेंट है। सबसे पहले देखते हैं उस आर्टिकल को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है सेफ्टी डेफिसिट, यानी कि सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा और डेफिसिट मतलब होता है कमी, कि सुरक्षा में जो कमी है। यानी कि ये जो आर्टिकल बेसिकली उस एक्सीडेंट से या उस इंसिडेंट से या उस घटना से संबंधित है कि जो कि पिछले लगभग 7 अगस्त को घटी है केरल के कोझिकोड में। यहाँ पे एक एयरपोर्ट क्रैश देखने को हमें मिला है, जिसके अंतर्गत लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं। तो इस घटना के अंतर्गत एडिटर हम तक यही इन्फॉर्मेशन मतलब पहुँचाना चाहता है कि इस घटना के पीछे क्या कारण थे और क्या क्या इसमें सुरक्षा में कमियाँ थी। तो बेसिकली अगर बात करें कि आप इससे संबंधित जो भी आर्टिकल हैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज हम उससे संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का, कुछ प्रमुख एस्पेक्ट का इस आर्टिकल के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को, कि लिखा है द कोझिकोड एयर क्रैश शोज दैट देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज नो ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है आधारभूत संरचना, कि एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये दिखा रहा है कौन? कोझिकोड एयर क्रैश। यानी कि कोझिकोड एयर क्रैश हमें यही दिखा रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एयरपोर्ट से संबंधित, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ flight and Kozhikode, in which 18 people including 2 crew members lost their lives and many they are left several injured। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वंदे भारत मिशन, अगर आप जानते होंगे तो इसके तहत जो भी पेंडेमिक के टाइम, इस कोविड-19 के समय जो भी लोग अदर कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। तो वो जो फ़्लाइट थी जहाँ पे घटने को देखने को मिली, एयरक्राफ्ट जो था उसका नाम था एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इसका वंदे भारत मिशन के तहत सभी फॉरेनर्स को, जो भी विदेश में हमारे फंसे हुए मतलब कि हमारे कंट्रीमेन थे, उनको लाया जा रहा था। तो उन्हीं के लाने के क्रम में ये घटना घटित हुई। तो ये बोल रहा है कि द ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, ये जो दुखद क्रैश है ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा देखने को मिला है वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट मतलब राहत का जो मतलब इसको रिलीफ फ्लाइट कहा जाता है, क्योंकि ये अदर कंट्री से सभी मेंबर्स को भारत में लाने का काम कर रही है। तो ये जो दुखद घटना देखने को मिली वो एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा देखने को मिली। कहाँ पे? कोझिकोड में। इन विच, जिसमें कि 18 पीपुल्स इंक्लूडिंग ऑफ टू क्रू मेंबर्स मतलब होता है आपके विमान चालक संबंधी जो भी मेंबर होते हैं उनको हम लोग क्रू मेंबर बोलते हैं। तो 18 लोगों की उसमें डेथ हो गई, जिसमें 2 लोग क्रू मेंबर थे, उसमें 2 लोग क्रू मेंबर थे। इन सभी ने लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया या उनकी डेथ हो गई। एंड मेनी हैव लेफ्ट सेवरल इंजर्ड, और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। इज़ अ फोर्सफुल रिमाइंडर दैट देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। तो ये हमें दिखा रहा है, ये हमें याद दिला रहा है, रिमाइंडर दे रहा है कि जो भी एविएशन सिस्टम होता है, जो भी उड्डयन व्यवस्था होती है, जो भी एविएशन सिस्टम होता है, इसमें कोई भी रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी रिस्क इसमें एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और विचित्र परिणाम देने वाला हो सकता है। आल्दो, यद्यपि एन एवर बिगर डिजास्टर was averted by the absence of fire in the aircraft। यद्यपि एन बिगर डिजास्टर was averted। देखिए अगर बात करें कि averted मतलब होता है बचना। क्या होता है? बचना, या फिर जो भी है आप कह सकते हैं टालना। averted मतलब बचना या फिर टालना। यद्यपि एक बड़ा डिजास्टर, एक बड़ी घटना बच गई, बड़ी घटना होते रह गई। क्या? बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट, यानी कि उस एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी, यानी आग की एब्सेंस रही, और वो लगा होता तो एक बड़ा डिजास्टर हमें देखने को मिला होता। एंड द क्रैश स्नफ्ड आउट द लाइफ्स मेनी रिटर्निंग होम फ्रॉम दुबई आफ्टर लॉन्ग। और बात करें कि ये जो क्रैश है, ये जो क्रैश हुआ है, जो ये घटना हुई है, स्नफ्ड आउट,
स्नफ्ड आउट मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना या ख़त्म करना। ये जो क्रैश है इसने समाप्त कर दिया किसको? द लाइफ्स, जीवन को। मेनी रिटर्न्स होम फ्रॉम दुबई आफ्टर लॉन्ग, कि जो लोग बहुत ही लंबे समय के, कुछ लोग बहुत ही लंबे समय के बाद दुबई से घर आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? घर वापस आ रहे थे, उनको समाप्त कर दिया किसने? इस क्रैश ने। तो ये कहने का मतलब अपने आप में बहुत ही दुखद है। ट्रॉमेटिक सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस इन द पैंडेमिक। ट्रॉमेटिक मतलब होता है आपका सदमा से, एक तरफ से हो सकता है सदमा से भरा होना। सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस ऑन द पैंडेमिक, अगर बात करें कि ये जो घटना है पंजाब में सदमे से भरी हुई है और अलग फ्रॉम लव्ड वंस इन द पैंडेमिक, और जो भी उसके चहेते थे वंस इन द पैंडेमिक, उनसे मतलब मिलने का जो मौका था या उनसे जो अलगाव का सिस्टम था, मतलब एक बेहतरीन तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो भी ये घटना घटी उसमें जो भी लोग इंक्लूड थे या उसमें जितने लोगों की डेथ हुई वो एक लंबे समय के बाद फॉरेन से अपने कंट्री में आ रहे थे, अपने लोगों से, अपने चहेते लोगों के पास। लेकिन ये घटना ने बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि सदमा से भरा हुआ अलगाव दे दिया इस सदमे ने। Many Indians could not quickly return home from countries where they were employed, studying or traveling। अब बात करें अगर इस कोविड-19 पेंडेमिक की, तो जो भी इंडियंस थे वो कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम, वो जल्दी घर नहीं आ सके फ्रॉम कंट्री, अपने कंट्री में, वेयर दे वेयर एम्प्लॉयड, या फिर अपने कंट्री में, उस कंट्री से जहाँ पर वो या तो एम्प्लॉय थे या तो पढ़ने गए थे या फिर यात्रा करने गए थे। यानी जो भी लोग मार्च से पहले वो उधर थे, तो मार्च में कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन लगा उसके कारण सभी लोग वहीं पे फंस गए, चाहे वो एम्प्लॉय हों, चाहे स्टडी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो फिर ट्रैवलर्स हों, ये सब जल्दी से घर नहीं आ सके, और जब आए तो इतनी बड़ी घटना देखने को मिल गई। Although they did separately sought flights back home since March। अब बात करें यद्यपि दे डिसेपरेटली मतलब होता है बुरी तरह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह। शॉर्ट मतलब होता है सिक का थर्ड फॉर्म होता है शॉर्ट मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। फ्लाइट बैक होम सिंस मार्च, यद्यपि वे जो मतलब कि आप देखने को मिला जिनकी घटना में मतलब डेथ हो गई या फिर जो इंजर्ड हो गए, यद्यपि जो भी लोग अगर मान लीजिए विदेशी थे तो इस लॉकडाउन के समय बहुत ही बुरी तरह अपने घर आने की उनके अंदर इच्छा थी या फिर घर आना चाहते थे। कैसे? फ्लाइट से। कब से? सिंस मार्च, यानी मार्च से ही वो बहुत ही बुरी तरह से चाह रहे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा चाह रहे थे कि कैसे हम घर पहुँच जाए। फॉर दोज हु टुक दैट लॉन्ग अवेट the long awaited trip on August 7, it ended in disaster। For those, उनके लिए, who took the long awaited ट्रिप ऑन अगस्त 7, और जो लोग 7 तारीख को यात्रा किए, इट एंडेड इन डिज़ास्टर, उनकी मतलब कि जो भी आप देखे होंगे डिज़ास्टर में वो एंड हो गया जो भी सिस्टम था। देयर आर क्लियर पॉइंटर टू द डेंजरस नेचर ऑफ द फ्लाइट ऑपरेशन एट कोझिकोड एयरपोर्ट इन द मिडेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मानसून। अब देखिए अगर बात करें कि देयर आर क्लियर पॉइंटर, एक क्लियर सूचक है, एक स्पष्ट सूचना है या फिर सूचक है टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट, कि जो फ्लाइट का जो डेंजरस नेचर है या जो भी खतरनाक इसका जो भी सिस्टम है। ऑपरेशन एट कोझिकोड एयरपोर्ट इन द मिडेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मानसून, यानी कि ये जो पहली बात हम बात करें अगर कोझिकोड एयरपोर्ट की, तो ये अपने आप में जब मिडेस्ट यानी कि बीच में होता है स्ट्रॉन्ग मानसून, जब मजबूत जो भी मतलब कि मानसून का जब मिडेस्ट टाइम चलता है यानी मध्य समय चलता है, यानी स्ट्रॉन्ग मानसून जब से रहता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में इसकी नेचर को, किसको? कोझिकोड एयरपोर्ट के नेचर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी और ज़्यादा खतरनाक कर देता है। क्योंकि इवन विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फॉर द टेबल टॉप रनवे कर्व्ड इनटू undulating टेरेन। अब देखिए अगर बात करें कि टेबल टॉप क्या होता है, तो टेबल टॉप का मतलब होता है उतार चढ़ाव भरा रास्ता, यानी बेसिकली वहीं से इस सिस्टम को लिया गया है कि जो ये सिस्टम है इवन विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी बात करें जो लैंडिंग सिस्टम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी अवेलेबल होता है फॉर द टेबल टॉप जैसे रनवे के लिए वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है लैंडिंग सिस्टम वाला। कार्व्ड
इनटू अनडुलेटिंग टेरेन। देखिए अनडुलेटिंग मतलब होता है उतार चढ़ाव, क्या होता है उतार चढ़ाव, और टेरेन का मतलब होता है भूभाग, यानी कि वह भूभाग जहाँ पे उतार चढ़ाव जैसी स्थितियाँ होती हैं वहाँ पे लैंडिंग सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी ये घटना देखने को मिली। देयर आर प्रॉब्लम विथ विजिबिलिटी, देयर आर प्रॉब्लम विथ विजिबिलिटी अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया एट द रन an optimal and absence of arrestor system that could not an overshooting plan from falling off the edge। अब बात करें कि इन सब के बाद एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि विथ विजिबिलिटी देखने के लिए भी कुछ समस्याएं वहाँ पे होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है अगर मान लीजिए तो वहाँ पे लैंडिंग सिस्टम में समस्याओं को देखने को मिलता है। और फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया ऑफ रनवे एंड देन ऑप्टिमल, और जो सेफ्टी एरिया अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी और विमान लैंड कर रहा है तो उसका यही सिस्टम होना चाहिए कि जो रनवे होता है जहाँ पे समाप्त होता है उससे भी मतलब अधिक ऑप्टिमल होना चाहिए, उसका जो रनवे है या जो उसका एरिया है वो और भी ज़्यादा अधिक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे कभी ऐसी कोई घटना देखने को ना मिले। एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम दैट कुड नॉट एंड ओवर शूटिंग प्लान्स फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द एज। और बात करें कि एंड अब्सेंस, अब्सेंस मतलब कमी थी ऑफ अरेस्टर सिस्टम। अरेस्टर सिस्टम मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि उसको मतलब कि उसको उतारने के लिए जो सिस्टम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पे ही ऐसे कुछ सिस्टम होता है जिससे उसको कंट्रोल किया जाए, या जो भी सिस्टम होता है तो उसकी भी एब्सेंट देखने को मिली है। द कुड स्टॉप एंड ओवर शूटिंग प्लान फ्रॉम फॉलिंग अप द एज, क्योंकि ये अरेस्टर सिस्टम न होने के कारण वो उसको रोक नहीं सका, वो वहाँ पे रुकी नहीं। एंड प्लेन फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द एज, और वहाँ की एज से यानी पहाड़ी एरिया है और यहाँ जहाज जा रही है तो यहाँ से वो फॉल कर गई होगी या फिर वहाँ से गिर गई होगी। एज इट हैपेंड विद द एयरक्राफ्ट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस एयरक्राफ्ट के साथ घटित हुआ। विच ऑफ दिस फैक्टर्स along with the मानसून इम्पैक्ट। अब बात करें जो भी फैक्टर थे ऊपर के आपने पढ़ा कि एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम या फिर जो भी है इसकी कमी अलॉन्ग, और इसके साथ ही साथ विद द मानसून इम्पैक्ट, मानसून का भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेड टू द डिजास्टर विल बिकम क्लियर विद प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, इसलिए यही कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर है लेड टू मतलब होता है कारण बनना, क्या होता है कारण बनना, इसलिए इस कमियों के कारण ये डिजास्टर का कारण बना। विल बिकम क्लियर विद प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, जो कि क्लियर हो जाएगा जब एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी इसके तहत, तो ये पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि ये मानसून इम्पैक्ट था कि अरेस्टर सिस्टम था या फिर जो भी रहा होगा। तो द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको चाहिए कि वो बनाए एक फुल डिस्क्लोजर ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, जितने भी टेक्निकल एविडेंस हैं उनको इकट्ठा करे और एक डिस्क्लोजर बनाए। द इंटीग्रिटी ऑफ विच विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइज्म वर्ल्ड वाइड, और जो हमारी वर्ल्ड वाइड जैसी जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी एविएशन संबंधित जो भी सिस्टम होते हैं वो भी उन सेफ्टी को स्क्रूटिनाइज करे, उनको भी वो परखे देखे और पता लगाए कि किन घटनाओं के कारण, किन कमियों के कारण ये घटना देखने को मिली। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत हम सब यही पढ़े हैं कि जो क्या कमी रही कि वो फॉलिंग किया, इसमें इतने लोगों को डिजास्टर हुआ, जो भी क्रैश हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग इंजर्ड हुए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इससे हमें सबक लेना चाहिए और आगे हमें अलर्ट रहना चाहिए, और भी मतलब कि इससे हमें जो भी मतलब भविष्य में घटनाएं ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में बेसिकली अगर हम आपको बता दें तो कहीं ना कहीं हम एक बार ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुके हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन, आप सबको EIA हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अगर आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। तो इस आर्टिकल में बैलेंसिंग प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी जो भी हमारी प्राथमिकताएं हैं उन सभी को हमें बैलेंसिंग में लेके चलना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि यदि हम अपने इन्वायरमेंट और नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो हम देखिए एक तरफ हमारी इकोनॉमी है और एक तरफ हमारी नेचर है। यदि हम नेचर को इग्नोर करते हैं और अपनी इकोनॉमी पर फोकस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हमारी डेवलप करेगा, लेकिन साथ में नेचर को अनबैलेंस करेगा, जिससे आने वाले समय में नेचर उसको बैलेंस करने के लिए अनेक तरह के डिजास्टर, सूखा, ड्रॉट, फ्लड जो भी सिस्टम देखने को आपको मिलते हैं, उस तरह नेचर उसको बैलेंस करके फिर से उसको उसी लाइन में लाकर खड़ी कर देती है। यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं ये हमारा इकोनॉमी का अगर पोल है और ये हमारा नेचर का पोल है।
अगर हम इन दोनों को साथ में बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो कहीं न कहीं हमारी जो सिस्टम है, जो भी मतलब कि डेवलपमेंट का जो सिस्टम होता है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम ओनली फोकस इकोनॉमी पे करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे या फिर जो भी करेंगे और नेचर पे कोई भी मतलब ध्यान नहीं देंगे और जो भी सिस्टम होते हैं, तो अपने पर्यावरण को अगर ध्यान ना देते हैं तो कहीं न कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया या भी जो भी संबंधित समस्या होंगी, राइजिंग टेम्परेचर हो गया, तो इन सभी कारण फिर से हम उसी हालत में आ जाएँगे जिस हालत में शुरू में थे। इसलिए हम दोनों को यदि बैलेंस करके चलें, इकोनॉमी को और नेचर को, दोनों को, तो कहीं न कहीं एक बेहतरीन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें यही बताया जा रहा है कि हमें जो भी बैलेंस है नेचर का और इकोनॉमिक्स का, इन दोनों को एक साथ बैलेंस करके ही हमें चलना चाहिए। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में यही आपको कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट को, नेक्स्ट आर्टिकल को। तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आप देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर टू इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। तो हम जानते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, इम्पोज किया है कि जो भी इम्पोर्ट हैं लगभग 101 आइटम हमारे सुरक्षा संबंधी, उसको हम रोकेंगे और उसको खुद हम सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंतर्गत डेवलप करेंगे। यानी एक अपने आप में एक अच्छी पहल है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक अच्छी पहल भी है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन बेसिकली रहेगा, तो आप एक बेहतरीन आज का जो हमारा क्वेश्चन इसी आर्टिकल से संबंधित रहेगा। तो आप लोग आज इस आर्टिकल के माध्यम से और भी जो आपके पास कीवर्ड्स हैं उसको कलेक्ट करके सेल्फ रिलायंट इंडिया 150 वर्ड्स पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पर आप लोग 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये रहे आज के आर्टिकल्स और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।